नमस्कार, दिल से आपका स्वागत है। देश में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनका नाम दुनिया में है, लेकिन जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो कला से जुड़े हुए हैं, जो फैशन और डिज़ाइन से जुड़े हुए हैं और जो जनता से जुड़े हुए हैं फिल्म के जरिए। हम बात कर रहे हैं देश के मशहूर कलाकार और फिल्म निर्माता निर्देशक मुजफ्फर अली जी से। मुजफ्फर अली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दिल से जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ बचपन की बात करना चाहते हैं। लखनऊ, जहां आप आगे बढ़े, जहां से बचपन आपने शुरू किया, एक संघर्ष कहना चाहिए, कहीं ना कहीं आदमी के शुरुआत में ही संस्कार आ जाते हैं। क्या संस्कार मिले जिससे आप कला की तरफ आए? असल में हर आदमी की जो केमिस्ट्री है वो उसकी माहौल और मिट्टी से बनी हुई होती है। तो जो बचपने में आदमी देखता है, सुनता है, समझता है, वो ज़िंदगी भर उसका साथ देती है। और जिस दौर के लखनऊ से मैं गुज़रा, जहाँ मेरी आँख खुली, वो एक उसमें अपना एक क्या कहते हैं संघर्ष भी था, एक टूटने का एहसास था। और हर एक और चीज़ जो आदमी के ऊपर असर करती है वो उसके माँ बाप की ज़हनियत और उसकी तरबियत। तो इन सब चीज़ों को मिला के लखनऊ में जो मैंने देखा और अपने गांव कोटवारे में जो देखा, उससे मुझे लगा कि एक माशरा टूट रहा है और एक नया माशरा जन्म लेने की कोशिश कर रहा है। और जो नया माशरा पैदा होना चाह रहा है वो उसमें वो खूबसूरतियाँ नहीं हैं जो माशरा दम तोड़ रहा है। आप नवाबी का असर आपको ज़्यादा था या संघर्ष का असर ज़्यादा था, कहना चाहिए? नहीं, नवाबी का असर तो मुझ पर बिल्कुल नहीं रहा। संघर्ष ही मेरे लिए एक बड़ी चीज़ थी। और मैंने शायरी से बहुत ज़बरदस्त प्रेरणा ली, और ख़ास तौर से उस ज़माने में प्रगतिशील शायर जो थे, जैसे फैज़ अहमद फैज़ हैं और इस तरह के जो शायर हैं, उनको वो कैसे माहौल को देखते थे, क्या वो क्या कहते हैं एक दुनिया के ख्वाब देखते थे और दुनिया को बदलना चाहते थे, थे, भारत को बदलने की ये सब चीज़ें थी। और ये मेरे वालिद में भी थी, वो भी एक प्रोग्रेसिव शख्सियत थी उनकी। पॉलिटिकल परिवार भी जिसको कहना चाहिए कि पॉलिटिकल थे वो, लेकिन वो बहुत ही एक फ्री थिंकर थे। और उन्होंने एक अपनी पार्टी शुरू की थी, हलजुत्ता पार्टी, और वो उससे इलेक्शन भी लड़े थे और वो चेयरमैन भी रहे थे यूपी असेंबली के। 17 साल तक वो असेंबली में रहे, लेकिन बाद में 52 के बाद वो फिर सत्ता में नहीं आ पाए। लेकिन आप भी क्या कुछ स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए उस समय? नहीं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स का मेरे पर कोई असर नहीं था, क्योंकि जब मैं अलीगढ़ में पढ़ता था तो उस वक्त मुझे एक आर्टिस्टिक जुनून था। और मैं समझता था कि एक आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को ज़मीन से जोड़ सकती है और इनकलाब भी ला सकती है। मेरे दिल में एक अजीब तरह का एक आर्ट से तो दोनों लगाव था। एक तरफ पेंटिंग, दूसरी तरफ शायरी। पेंटिंग मैं बचपने से करता आया हूँ। मैं हमेशा से, मुझे आर्ट प्राइज़ मिला अपने स्कूल में, और पेंटिंग ने मेरा हमेशा साथ दिया। आज भी अगर पेंटिंग के मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, अभी जो फिल्म बनाता हूँ तो उसकी तमाम सब पूरी जो मिज़ा सीन है, पूरे जो फ्रेम्स हैं और पूरा एक माहौल और मूड है, उसको मैं पेंट करता हूँ। तब मुझ में थोड़ा सा हिम्मत पड़ती है फिल्म को आगे ले जाने की। लेकिन जैसे उस समय जो आपके गुरु कहें या वालिद साहब कहें, मतलब जिन लोगों ने मतलब आपकी कमियां भी बताई या आपको तारीफ़ ही आपको मिली जिससे आप ज़्यादा बढ़े? हमारे फादर ने ना हमें कमी बताई ना तारीफ़ की। वो एक, हम उन्हीं को देखते रहे और उन्होंने हमसे जो कहा हम करते रहे। लेकिन उन्होंने हमसे कहा आप साइंस पढ़ें, तो मैंने साइंस पढ़ ली। हालांकि साइंस का मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था ऐसा, लेकिन उनको ये देखा कि वो मानवतावादी उनकी एक शख्सियत थी, विचारधारा थी, और एक इंडियन ह्यूमनिस्ट यूनियन वो चलाते थे और एजुकेशन और से बहुत जुड़े थे। गांव के मतलब विकास से उनका बहुत लगाव था। आपके रोल मॉडल कौन थे? मतलब आप कहें कि पिताजी, या बाहर जैसे आपने फैज़ साहब का नाम लिया, या फिल्म वर्ल्ड के कोई ऐसे नाम उस समय जिनसे आपको इंस्पायर, जिसको कहना चाहिए कि क्या? नहीं, रोल मॉडल तो समझिए हर दौर में एक, समझिए एक तरीके से नया
कोई शख्स आता रहा है और जो आ गया तो वो हमेशा रहा है, ये नहीं कि मैंने उसको नज़रअंदाज कर दिया हो। तो मेरे वालिद तो ज़ाहिर है इब्तिदा में थे ही, मेरी वालदा भी, और उसके बाद शायरों का मुझ पे बहुत गहरा असर पड़ा है। और आज भी जितना मेरा काम है वो शायरी से जुड़ा हुआ है। उसमें एक शायराना अंदाज़ होता है, शायरी से मुतासिर मैं रहता हूँ। और कौन ऐसे ख़ास नाम जिनको कह सकें हम लोग? देखिए, शायरी में क्या होता है कि हर तरह की शायरी होती है, और मोहब्बत की शायरी होती है, इश्क़ की शायरी होती है, और वो भी बदलती रहती है। फिर इनक़िलाब की शायरी होती है, फिर जिसे कहना चाहिए डिसइल्यूजनमेंट की शायरी होती है, एग्जिस्टेंशलिज्म की शायरी होती है, जिसे कहना चाहिए सरेंडर की। तो वो शायरी मुझे आजकल वही खींचती है, जैसे हज़रत अमीर खुसरो हुए या और भी सूफियाना शायर हुए। और यूँ तो जो हिंदुस्तान के शायर हैं, हर शायर से आपको एक माहौल का, एक इतिहास का, एक ज़माने का आपको दर्पण मिलता है। अभी मैंने एक सीरियल भी बनाया उर्दू शायरों पे, तो हर शायर जो है अपनी दुनिया खोलता है और एक समाज का ख्वाब देखता है हर शायर। इकबाल ने कहा कि नेशंस आर बॉर्न इन द माइंड्स ऑफ पोइट्स एंड डाई इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिशियंस। तो मतलब शायर तो वही एक इनकलाब के बारे में सोचता है, और वही एक तब्दीली के बारे में सोचता है। शायर तब्दीली के बारे में सोचता है। और हम बातचीत को जारी रखेंगे, ख़ास करके जब उन्होंने कहा है कि मोहब्बत, चूँकि आगे हम उमराव जान के निर्माता निर्देशक रहे हैं, उस दृष्टि से भी हम बात कर रहे हैं। तो हम इस बातचीत को जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए दिल से। मोहब्बत कब शुरू हुई आपकी, इसको कहना चाहिए शायरी के साथ, या मोहब्बत की वजह से शायरी की तरफ ज़्यादा? मेरा ख्याल है शायरी से ही हुआ बहुत हद तक। और शायरी जो है वो हर कला जो है वो इंसान की बेबसी की तरफ आदमी को खींचती है। दिल से एक बार फिर स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं देश के मशहूर फिल्म निर्माता, निर्देशक, कलाकार, फैशन डिज़ाइनर मुज़फ़्फ़र अली साहब से। मुज़फ़्फ़र अली जी, आपने अभी कहा कि किस तरह से जोड़ती है शायरी मोहब्बत। तो आपके उस युवा यंग उसमें मोहब्बत के भी कुछ किस्से हैं? जैसे आपने संघर्ष की बात की, कुछ मोहब्बत कब शुरू हुई आपकी, इसको कहना चाहिए शायरी के साथ, या मोहब्बत की वजह से शायरी की तरफ ज़्यादा? नहीं, मेरे ख्याल में बग़ैर मोहब्बत के तो कुछ होता नहीं। तो किस उम्र की बात होगी, लखनऊ की, तो, अलीगढ़ की? मोहब्बत तो हमेशा चलती है, चाहे वो मरते दम तक वो इश्क जो है वो कायम रहता है। तो इसका कोई इब्तिदा और इंतहा, इसका कोई वो नहीं है, ये हमेशा जारी रहता है इश्क। तो जब आपका, मैंने कहा ना, जब स्टूडेंट लाइफ थी तब आपका शुरू हुआ कुछ, उसको कहना चाहिए मोहब्बत की तरफ रुझान, या कला पेंटिंग की तरफ जब हुआ, शायरी की तरफ हुआ? मेरा ख्याल है शायरी से ही हुआ बहुत हद तक। और शायरी जो है वो हर कला जो है वो इंसान की बेबसी की तरफ आदमी को खींचती है। बल्कि इंसान की जो बेकसी और बेबसी है, उसी से कला पैदा होती है, कलाकार पैदा होता है। और इसी की अक्कासी शायरी भी करती है, इसी की अक्कासी फिल्म भी करती है। और वो किस तरीके से बेबस होता है, माहौल से होता है, या इश्क में होता है, या और भी तमाम सब चीज़ें हैं, हालात समाज से होता है। लेकिन आपका दिल उस बेकसी की तरफ उसी वक्त खींचेगा जब आपके दिल में नरमी है और मोहब्बत है। मोहब्बत जो है वो सिर्फ जो
हिंदी फिल्मों में जिस तरीके से इस्तेमाल होती है वो तो उसका एक बहुत ही बाजारू मतलब है, लेकिन जो गहरा मतलब, जो इंसानियत का मतलब है, उसका कोई, वो तो एक समंदर है। तो उमराव जान की मैंने कैसे प्रेरणा आपको मिली कि ये बनाई जाए? मतलब मैंने आपसे अर्ज़ किया कि उसमें एक लड़की की बेकसी थी, एक माहौल की बेकसी थी। उसके बाद जब मैंने ये नावल पढ़ी तो उसमें बहुत सी मुझे अपने बचपन की बातें और अपने एक फेमिनिन फ्यूडल कल्चर है उसका मुझे माहौल मिला, और मुझे लगा कि उसके जो नक्श कदम हैं वो टूटते जा रहे हैं, धुंधले होते जा रहे हैं। तो उनको अगर हमने उसको उतारा नहीं तो फिर उसका कोई कंटिन्यूटी और लिंक मिलना मुश्किल हो जाएगा। वो ज़बान, बातचीत, तौर तरीक़े, उठने बैठने के मज़ाक, ये तमाम सब उसके अंदर नज़ाकतें थीं जो उस चीज़ को जो उससे गुज़रा है या जिया है वही समझ सकता है। लेकिन उमराव जान की तरह आपने जैसे हज़रत बेगम, उनके लिए भी कुछ बनाने का कुछ बीच में बेगम बनाया? हज़रत महल। हाँ, हज़रत महल के बारे में। हाँ, हज़रत महल के बारे में मैंने बहुत सोचा है और मैं सोचता हूँ कि इन पे काम ज़रूर करना चाहिए। अभी मेरे दिमाग में 2 प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बाद मैं इसको शुरू करूँगा। ये भी ऐसा कैरेक्टर है जो जैसे कि उमराव जान की तरह से जो एक अलग तरह का कैरेक्टर कह सकते हैं। बहुत बड़ा अजीम कैरेक्टर है। ये तो जब इसके ऊपर फिल्म बनेगी तो इसके काफ़ी शेड्स निकलेंगे, लेकिन इससे पहले मेरे दिमाग में एक चीज़ है जिसकी मैं काफ़ी आगे तैयारी कर चुका हूँ। उसको मुकम्मल करने के बाद इस पे काम हो सकता है। फिल्म जैसे उमराव जान जितनी पॉपुलर हुई, मैंने आप ऐसे बनाते रहे, इतनी फिल्में आपने बनाई हैं, लेकिन वो एक कहते हैं कि जनता में, मासेस में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। तो ये जो ट्रेंड है, आपको क्या लगता है कि जनता तक पहुंचने के लिए ऐसी फिल्में बनाई जाएं जो ज़्यादा लोगों के दिल तक, इसको कह सकते हैं कि छू सके? ऐसा क्यों होता है कि आर्ट फिल्म जब बनाते हैं तो वो जनता के दिल को छूने में कहीं ना कहीं जनता तक नहीं पहुंच पाती है? जो चीज़ें दिल से बनती हैं वो सर पे चढ़ के बोलती हैं और उनका कोई मियाद नहीं होता है, और उनको आप जो आम बाज़ार के, जिसे कहना चाहिए, पैमाने हैं, उनसे आप उनकी सक्सेस और फेलियर को नहीं नाप सकते। मेरा ये ख्याल है। और मार्केटिंग तो बहुत बड़ी चीज़ है। मैं खुद मार्केटिंग से जुड़ा रहा हूँ एयर इंडिया में, लेकिन मार्केटिंग से तो आप किसी चीज़ को लोगों के ऊपर थोप सकते हैं, लेकिन वो उससे पैसे भी वसूल हो सकते हैं, लेकिन वो कितना ज़िंदा रहेगी ये कोई मार्केटिंग की गारंटी नहीं है। आप किस तरह का, मतलब जो कहना चाहिए, शायरी में कोई ऐसा आपका प्रिय हो जो आप गुनगुनाते हो, मतलब कहना चाहिए दिल से जो देख रहे हैं उनको लगे कि आपके मन की क्या है? बाकी फिल्म में जो देखते हैं वो तो है, लेकिन आपके मुंह से सुने कुछ। मैंने एक CD बनाया था रक़्स बिस्मिल्लाह आमदा परवीन को लेके, उसमें बहुत अच्छी गज़ल थी। इश्क में तेरे कोहे गम सर पे लिया जो हो सो हो, अक्ल के मदरसे से उठ इश्क में कदे में आ, जामे फना हो बेखुदी अब तो पिया जो हो सो हो। इस तरह की तमाम सब फ़कीरों का कलाम है जो जहन में रहता है। जिस तरह से बड़े बड़े शायरों के दिमाग में रहते हैं, कला दिमाग में रहती है, फैशन और आधुनिकता भी दिमाग में रहती है कि दुनिया में भारत का नाम भी रोशन हो सके, मुज़फ़्फ़र अली साहब उस तरह की बात सोचते हैं, करते हैं। हम इस बातचीत को जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए दिल से। राज्यसभा में फिल्म के लोग भी आए, तो आप जैसे आपने कहा पिंजड़े में बंद हो जाते हैं, लेकिन वहाँ रह कर के भी कुछ कर सकते हैं। मैं जो अपने माध्यम से, अपने मीडियम से और अपने डायरेक्ट एप्लीकेशन से कर सकता हूँ, वो शायद मैं सरकार में रह के नहीं कर सकता हूँ। दिल से एक बार फिर स्वागत है।
हम बातचीत कर रहे हैं देश के मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक मुजफ्फर अली साहब से। मुजफ्फर अली जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, आपने थोड़ा सा एक हाथ आजमाया राजनीति में भी। एक तरफ आपकी जो लोकप्रियता रही उमराव जान से, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ चुनाव लड़ने का मन भी आपने बनाया। तो ये एक कहना चाहिए कि सिंबॉलिक था, या आपको लगा कि नहीं, कलाकार को भी जनता के बीच सीधे घुस करके अपनी कुछ करके दिखाना है? नहीं, देखिए, ऐसा था कि मैं जब सन 90 में लखनऊ पहुंचा वापस मेरे वालिद के इंतकाल के बाद, तो उस वक्त जो माहौल था लखनऊ का, अवध का, वो बहुत ही अजीब, मतलब उसमें तनाव था। ख़ास तौर से बाबरी मस्जिद के जो टूटने का माहौल था, उससे जो एक समाज में एक अजीब सी उथल पुथल मची है, जो हम अवध में नहीं सोच सकते थे हो सकती है। मतलब जो हमेशा वहाँ हिंदू मुस्लिम एकता रही है, गंगा जमनी तहज़ीब वहाँ की मशहूर है, और तो उसमें इतना ज़्यादा हमारे पर असर हुआ। हमारे दोस्त हैं शहरियार साहब, उनका एक शेर सुनाऊँ मैं। उसी वक्त उन्होंने लिखा था, हर ख्वाब के मकां को मिस्मार कर दिया है, बेहतर दिनों का आना दुश्वार कर दिया है। तो वो एक अजीब सा डिप्रेशन था उस वक्त। मैंने कहा कि कम से कम मैं मैदान में उतर के, राजनीति में उतर के देखूं तो कि लोग कितने खंडित हैं, समाज कितना टूटा हुआ है। आप जानते थे कि शायद जीते नहीं, लेकिन लोगों नहीं, को मैं अवेयरनेस तो पैदा हो। जीतने के लिए तो मैं नहीं एग्जैक्टली लड़ा, क्योंकि अगर मैं जीतता तो पिंजड़े में बंद हो जाता असेंबली के या पार्लियामेंट के। लेकिन कम से कम जाके मुझे जो वहाँ पर लोगों से मिलने और जुड़ने का तजुर्बा था, वो बहुत ही शानदार था। आज भी जो मैंने वहाँ पर ताल्लुकात बनाए हैं अपने जनता के साथ, वो अभी तक ज़िंदा हैं। लोग मुझे चाहते हैं, मुझसे कोई उम्मीद भी नहीं रखते हैं कि वो मैं कुछ कर भी सकता हूँ उनके, लेकिन मेरे लिए वो नायाब ताल्लुकात हैं। लखनऊ जब जाते हैं तो आप क्या लखनऊ, लखीमपुर, ये पूरा इलाका जो है हमारा बहुत करीब है हमसे, और बहुत हमारी, मतलब वहाँ हमको मोहब्बत मिलती है, इज़्ज़त मिलती है। सिर्फ मतलब हमारी नीयत से लोग हमदर्दी रखते हैं। लेकिन आप जैसे लोग, जैसे राज्यसभा में फिल्म के लोग भी आए, तो आप जैसे लोग फिल्म, आप जैसे आपने कहा पिंजड़े में बंद हो जाते हैं, लेकिन वहाँ रह कर के भी कुछ कर सकते हैं। वरना होगा ये कि तो ज़रूर जो पढ़े लिखे लोग, अच्छे कलाकार, यदि वो नहीं आएंगे तो फिर केवल पेशेवर अपराधी किस्म के जो लोग, जिसके बारे में सब लोग आलोचना करते हैं, वो लोग आते हैं। अब मैं इस पे यकीन रखता हूँ कि ज़ाहिर है सरकार बहुत कुछ कर सकती है माहौल बदलने के लिए, समाज बदलने के लिए, समाज को बेहतर करने के लिए, एक समाज में हुस्न पैदा करने के लिए। लेकिन मैं जो अपने माध्यम से, अपने मीडियम से और अपने डायरेक्ट एप्लीकेशन से कर सकता हूँ, वो शायद मैं सरकार में रह के नहीं कर सकता हूँ। कर भी सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं समझता हूँ कि जो हमारा जो एक्टिव पीरियड है, उसमें मुझे फिल्में बनाना चाहिए, और ऐसी फिल्में बनाना चाहिए जो मीडियम को उठाएं, इंसान को जोड़ें, हिंदुस्तान का सर उठाएं। इस तरह के कुछ ख्वाब हैं मेरे दिमाग में, जो मैं समझता हूँ कि खुद ही मुझे करना है पूरे। तो भारत में तो बने 1000 से ज़्यादा फिल्में बनने लगी हैं, बॉलीवुड जिसको कहते हैं, लेकिन उसके बाद भी दुनिया के नक्शे में, यानी अमेरिका को भी हम पीछे छोड़ रहे हैं कई चीज़ों में, लेकिन उसके बाद भी क्यों नहीं हमारी उतनी अच्छी पहचान बनती है? ऑस्कर अवार्ड को छोड़ दें, लेकिन हर बार हम खाली उसी को देखें, लेकिन इसके अलावा नहीं, इसलिए नहीं बनती है कि हम लोग इस मीडियम के पावर को नहीं समझ पाते हैं, हम एक अंतर्राष्ट्रीय मिजाज को नहीं समझ पाते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग को नहीं समझ पाते हैं, हमारी अपनी जो विरासत है, जो हम में रिचनेस है, उसको नहीं समझ पाते हैं, बल्कि हम समझते हुए भी नासमझ बन जाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे जल्दी पैसे वापस आ जाएं, और एक हम इलिटरेट और एक नासमझ ऑडियंस को हमेशा एड्रेस करते रहते हैं। हम समझते हैं हिंदुस्तान के लोग नहायत बेवकूफ़ हैं और भोले हैं, उनको आप कुछ भी परोस दीजिए वो खा लेंगे। नहीं, लेकिन बाहर को देख करके भी अब तो मन है कि लगान बनी, ब्लेक बनी, या इस तरह कई तरह के जो एक कमर्शियल भी साथ में होते हुए ऐसी फिल्में बनाने की कोशिश हुई है। चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि अगर कोई चीज़ जैसे यहाँ से बने, तो ये सोच के नहीं चलना चाहिए कि एक क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए अगर हमें बाहर के लोगों की मदद भी लेना पड़े तो लेना चाहिए। दर्शन हिंदुस्तान का हो, लेकिन अगर
टेक्नोलॉजी में हम जैसे हम ये रूमी बना रहे आप हैं, जो कोशिश कर रहे हैं रूबी के उसमें लिए, हम एक पूरी ट्रांसनेशनल टीम हमने रखी है। इन देशों की उसमें रखे हैं आप? उसमें हैं इटली के हैं, अमेरिका के हैं, अर्जेंटीना के हैं और फ्रांस के हैं। मतलब एक पूरी ट्रांसनेशनल टीम है और यूनेस्को उसको सपोर्ट कर रही है। तो वो क्यों नहीं हो सकता है? हमारा मिजाज हिंदुस्तानी है, हमारा दर्शन हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान से ही रूमी को हम दुनिया के आगे पेश कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कोई भी चीज़ कहीं की भी इस्तेमाल करना चाहें तो हम कर सकते हैं। आपने तो सत्यजीत रे के साथ भी काम किया और उस परंपरा को कहना चाहिए कि आगे बढ़ा रहे हैं जो विश्व सिनेमा में भारत का नाम कर सकते। नए जो लोग हमारे आ रहे हैं आपके साथ या आपकी बाद की पीढ़ी के भी कहना चाहिए, आपको कुछ उम्मीद की किरण दिखती है या निराशा ज़्यादा दिखती है? नहीं, उम्मीद तो जाहिर है, उम्मीद तो बिल्कुल है, लेकिन हमको अपने से कुछ ज़्यादा उम्मीद है कि हम कुछ कर सकते हैं। इस वक्त हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें हैं और बहुत सी चीज़ें इंडिपेंडेंटली हिंदुस्तान में बहुत अच्छी हो रही हैं, लेकिन वो जुड़ के क्या चीज़ बन के निकलती है, मुझे बाज़ वक्त उस पर थोड़ी सी घबराहट होती है। मैंने आपको जो इसे कहना चाहिए कि अच्छे कलाकार में जो बेस्ट इसको कह सकते हैं सिनेमा में इस समय आपको कोई दिखाई देते हैं एक दो हिंदुस्तान में? नहीं, अगर ये लोग अपने वो जो सांचे में जिसमें ये ढाले गए हैं, जिसमें ये परोसे जाते हैं पब्लिक को, अगर उसको तोड़ने के लिए तैयार हों तो हमारे पास बेहतरीन कलाकार हैं। जैसे कुछ एक आध नाम? बहुत से अच्छे कलाकार हैं। शाहरुख भी बहुत अच्छा काम कर सकता है, आमिर हैं, ऋतिक रोशन हैं। एक्ट्रेस में भी कोई? प्रियंका में भी काफ़ी वो है, मैंने देखा धीरे धीरे करके वो ऐश्वर्या या रानी मुखर्जी वगैरह के बारे में? रानी है, ऐश्वर्या में थोड़ा सा खूबसूरती है, लेकिन जो सिनेमा है वो ठीक है, उसमें भी है। और करीना है, इस तरीके के लोग हैं जो अगर अपने मोल्ड को तोड़ें तो सैफ हैं। तो उसमें तो डिपेंड करता है कि निर्माता निर्देशक, मतलब जो निर्देशक है खास करके, उसके हाथ में चाबी होती है कि देखिए, कुछ करे। दुनिया में एक ही चीज़ होती है, स्क्रिप्ट। एक साहब मैं दोस्त हॉलीवुड के, उन्होंने कहा कि दुनिया में 3 चीज़ें फिल्म बनाती हैं, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट। तो जब तक आपकी स्क्रिप्ट ठोस नहीं है तब तक वो सबके लिए बेकार है, आप सबके लिए बेकार है। तो अब जैसे इस पर मैं काम कर रहा हूँ तो इसकी 21 स्क्रिप्ट मैं लिख चुका हूँ, उसमें 6-7 लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, इंटरनेशनल स्क्रिप्ट कंसल्टेंट्स हैं। अभी भी मुझे लगता है कि कुछ कसर हो सकता है, 1-2 ड्राफ्ट्स और बनेंगे। तो वो सारा खेल होता है स्क्रिप्ट का। स्क्रिप्ट जो है वो एक साइंस है। स्क्रिप्ट में एक डायरेक्टर का विजन तो आता ही है, डायरेक्टर का ट्रीटमेंट आता है, लेकिन जो एक नॉलेज ऑफ राइटिंग है, जो आर्टिस्ट्री है, वो तो राइटर्स की वो है हिंदुस्तान में, लेकिन उसके आगे चैलेंजेस नहीं रखे गए हैं। मतलब हमें हिंदुस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ है। अभी ये क्या है कि पूरा वेस्ट आपको बीम कर रहा है, आपको कंज्यूमर बना रहा है, आपको क्रिएटर बनना है। जब हिंदुस्तान एक क्रिएटर बन जाएगा तो फिर दुनिया एक बार खड़े होके आपको सलाम करेगी। चलिए, तो अभी तो आप कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर भी किंग कहा जाता है, लेकिन वो बात थोड़ी होती है कंज्यूमर। तो आशा पर आकाश टिका है और मैं समझता हूँ सिनेमा भी उस पर टिका है कि और आप जैसे लोग जो मानते हैं कि इसका कुछ न कुछ लाभ होगा। आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से मुजफ्फर अली साहब कह रहे हैं कि सिनेमा में भी अभी बड़ी उम्मीद है, अच्छे कलाकार हैं, अच्छे निर्देशक हैं, लेकिन सही बात यही है कि अच्छी क्वालिटी की स्क्रिप्ट होगी, अच्छा लेखन होगा, तो वही भारत का नाम दुनिया में रोशन कर सकेगा। दिल से कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगली बार एक नए मेहमान के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।